Hello students, my name is Ashutosh Sharma. Welcome to my YouTube channel Olympiad Chemistry. Today we are going to discuss laws of chemical combinations. ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर. उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं और फिर वो जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से उनकी केमिकल रिएक्शन होती है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कौन देगा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर? तो हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि एलिमेंट्स कैसे किस तरह से कंबाइन होंगे, किस तरह से उनका रेशियो बाय मास होगा, रेशियो बाय वॉल्यूम कंबाइन होंगे, किस तरह से वो कंबाइन होंगे, फिर वो कंपाउंड बनाएंगे. कंपाउंड्स जो है वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से उनकी केमिकल रिएक्शन होगी, ये सब हम डिस्कस करते हैं किसमें? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में. ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है. ठीक है, कौन कौन से लॉ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे? तो फर्स्ट है अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड, लॉ ऑफ फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. थर्ड है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ है अपने पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, फिफ्थ है अपने पास गैलियोसैक लॉ या लॉ ऑफ गैसियस कंबाइनिंग ऑफ गैसियस वॉल्यूम. और सिक्स्थ है अपने पास एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है, तो ये सारे लॉज जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में. क्लियर? तो मैं बात करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो ये जो लॉ है वो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर. ठीक है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इन्हें बोला जाता है. ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज किया था. ठीक है, क्या बोला इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? तो अलग अलग ऐसा मान सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन इनका कंक्लूजन सेम है. क्या? कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन neither be created nor be destroyed. ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है, लेकिन मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना ही क्रिएट होगा. सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, और अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो देखो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल, या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम बात करते हैं मास मींस एटम की. ठीक है, तो एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यहाँ हमने एटम की बात की है.
अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन में चलता हूं तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ क्या हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं और आगे बात करूं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और किसी भी एलिमेंट के या उसी एलिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ या एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल। मतलब दोनों तरफ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखो इधर, व्हेन H2 रिएक्ट विद O2 देन इट गिव्स H2O। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या है 1। अब आप लोग देख सकते हो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पर्टिकुलर एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स। किस तरफ, रिएक्टेंट साइड। एरो के इस तरफ क्या होगा, रिएक्टेंट्स, और एरो जो एरो हेड होता है उस तरफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। अब देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। प्रोडक्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो भी कितने होंगे, 4। 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितना एटम है, 2 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में अगर बात करूं तो 2 × 1 कितने एटम्स हैं, 2। इज इट क्लियर। तो देखो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है और रिएक्शन को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्लियर। अब वहीं अगर मैं मास की बात करता हूं तो देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये भी कौन बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड तो मास भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर रिएक्टेंट में मैं 10 एटम लेता हूं तो प्रोडक्ट में ही मुझे वो दिखाई देने चाहिए। क्यों, क्योंकि एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एटम को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो 10 एटम आप लोगों ने रिएक्टर में दिए रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट में भी कितने मिलने चाहिए, 10 एटम्स। तो अब मैं मास की बात करता हूं, तो अगर मैं मास की टर्म में बात करूं तो ध्यान से देखो, इधर 4 हाइड्रोजन है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। और एक O2 है तो इसका मास कितना है अपने पास, 32 ग्राम। इज इट क्लियर। मैंने आपको ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो H2O टोटल मास कितना होता है H2O का, 18 ग्राम। कितने मोल दिए हुए हैं, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। यहाँ पर जब आप लोग टोटल करेंगे तो वो भी कितना होगा, 36 ग्राम। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों तरफ क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये सब इक्वल कब होंगे, जब इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए
हमें क्या चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो, हमेशा बैलेंस्ड हो। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों क्या होंगे, अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे। अब इन्हें इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो हम इसी लॉ में क्या देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप लोग किस तरह से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले हम एक बात देख लेते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो देखो, इस लॉ को आप हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं पर इसकी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं देखते हैं। देखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवा देता हूँ किस पर, बोरॉन पर, तो बोरॉन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, नाइट्रोजन में, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ये क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसी तरह से हुई थी, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, इस तरह का अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया था जो लाइटर न्यूक्लियस हैं उन पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आएगी अपने पास। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप लोगों ने बोरोन का एटम देखा था, अभी प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन का एटम। इट मीन्स ये तो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय, और ये क्या हुआ, नया एटम क्रिएट। बात समझ में आ रही है। तो ये क्रिएट हो रहा है और ये क्रिएट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन से किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप चाहो तो इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो। ये जो हीलियम है, अल्फा पार्टिकल, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा पार्टिकल को। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम +2 डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियर, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब देखो, ये अल्फा पार्टिकल अगर बेरिलियम पर अटैक करे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में, ठीक है। साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होगा। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर देखो बेरिलियम डिस्ट्रॉय हो रहा है और कार्बन क्रिएट हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का हो। क्यों, क्योंकि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग कितने टाइप की हो सकती है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से, किन मेथड्स के थ्रू हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मेथड हैं केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस करने के। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं, देयर आर थ्री मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज विजुअल मेथड, सेकंड वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड, and third is algebraic
मेथड। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, व्हाट इज़ विजुअल मेथड। तो जो बहुत छोटी छोटी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम देखकर भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल H2 रिएक्ट विथ Cl2 एंड गिव्स HCl। आप लोगों को पता होना चाहिए अनबैलेंस्ड है। कैसे? यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में 2 एटम नहीं है, यहाँ पर 1 एटम है। तो मुझे इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। कोई भी एक एटम भी अगर, कोई भी एक एलिमेंट भी अगर अनबैलेंस्ड है, इट मीन्स पूरी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस। तो मैं इसको कैसे बैलेंस करूँ, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 एटम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दूँ, यहाँ पर 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 2HCl, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट को चेंज कर देते हैं। सबस्क्रिप्ट को अगर मैं चेंज कर दूं तो वो क्या सोचते हैं, HCl2 भी तो हो सकता है, क्लोरीन के इधर भी 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो फिर इधर भी 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, सिर्फ आप इन्हीं नंबर्स को चेंज करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग इस तरह की गलती ना करें। अब ये कैसे बैलेंस होगा यही मैं बता रहा हूँ। विजुअल मेथड में आप लोग क्या कर सकते हो, छोटी छोटी जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब इसको अगर आप लोगों को बैलेंस करना है तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने क्या लगा दिया 2। 2 × 1 मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। पहले इस तरफ 2 थे, इस तरफ भी 2 थे, अब यहाँ पर कितने हो गए 4 और यहाँ पर कितना है 2, तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूँ 2। इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो विजुअल मेथड मतलब देखते ही अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो मतलब वो विजुअल मेथड के थ्रू सॉल्व हो रही है। ठीक है, बैलेंस हो रही है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रेड हॉट आयरन की रिएक्शन अगर आप लोग किससे करवा दें, स्टीम से। ठीक है, किससे करवा देते हैं, स्टीम से, तो ये आपको देगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर आयरन के 3 एटम है, यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है। विजुअल मेथड से भी ये हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं विजुअल मेथड अगर किसी को नहीं आता है तो आप लोग हिट एंड ट्रायल कैसे अप्लाई करोगे, तो 10th NCERT या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये दिया हुआ है, इसी के थ्रू आप लोगों को सॉल्व करना है 10th क्लास में। ठीक है, और वैसे भी आप लोग केमिकल इक्वेशन इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंबल्स, कितने एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो एक तो है अपने पास आयरन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड ऑक्सीजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पर आयरन कितना है रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में देखो आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 4। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस। अब इन्हें कैसे बैलेंस करना है तो वो देखते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग लगाएंगे हम किस पर, आयरन पर। ठीक है, आयरन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो आयरन की बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ आयरन
Fe की बैलेंसिंग करते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दूँ, 3 लगा दूँ, तो इधर भी 3 एटम होंगे और इधर भी 3 एटम होंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 अप्लाई किया, 3Fe प्लस H2O gives Fe3O4 और H2। आपको पता है Fe3O4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइट, या हम बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो आयरन बैलेंस हो चुका है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 4 एटम है प्रोडक्ट साइड में, तो मैं रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर क्या लगा दूँ, 4। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3Fe आयरन बैलेंस, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, 4, किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe3O4 प्लस H2। अब ध्यान से देखो, आयरन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन उसी टाइम पर जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, कौन अनबैलेंस हुआ, हाइड्रोजन। कौन अनबैलेंस हुआ, हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो गए, 8 एटम, और यहाँ पर कितने, 2। तो अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब मैं किसकी बात करूँगा, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर बैलेंसिंग कर, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3Fe 4H2O। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 एटम दिए हुए हैं, 2 इंटू अगर मैं 4 यूज़ करूँ यहाँ पर, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये फाइनली एक बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड थी, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी, अनबैलेंस्ड, और ये क्या हो चुकी है, बैलेंस। ठीक है, तो ये इस तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड मेथड की हम लोग बात करते हैं। थर्ड मेथड है अपने पास एल्जेब्रिक मेथड। क्या होता है एल्जेब्रिक मेथड के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का कंबशन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बने CO2 एंड H2O, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं CO2 और H2O प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है अपने पास, ब्यूटेन। क्लियर, ये ब्यूटेन का कंबशन है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको पता चल रहा होगा, कार्बन यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर कितना है, 4 एटम, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इक्वेशंस बनाऊंगा। कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, और उससे पहले आपको यहाँ पर इमेजिन करना है क्या, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लेते हैं A है, इसका B है, इसका C और इसका D। ठीक है, अब इनके लिए हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस। किनके लिए, नंबर ऑफ इन एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन में, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 3 एलिमेंट है, 3 इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी, एक कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए। कैसे, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन फॉर कार्बन। कार्बन के लिए हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखो कार्बन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, अगर यहाँ पर मैं एक ही जगह पर 10 ले लूँ, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 10, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं 40। यहाँ पर कितना है A, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू A मीन्स 4A। इज इट क्लियर। अब आप लोगों को कार्बन को सिर्फ कार्बन पे फोकस करना है। 4A कार्बन यहाँ पर है, क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं है। एरो के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन। क्या यहाँ पर कार्बन है, बिल्कुल है, कितना है 1 इंटू C मीन्स C। क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं है, अगर होता तो मैं प्लस करके लिखता, नहीं है, इट मीन्स ये इक्वेशन क्या है 1। सेकंड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करता हूं, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है 10 इंटू A, तो कितना हो जाएगा 10A। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं है। एरो के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इक्वल। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 इंटू D, तो क्या हो जाएगा 2D। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, अब मैं किसके लिए बात करूँगा, इक्वेशन फॉर
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना? 2 × B, तो कितना हो जाएगा? 2B। एरो के प्लेस पर क्या आ जाएगा? इक्वल। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बिल्कुल है। 2 × C मीन्स 2C हो जाएगा। प्लस क्या यहाँ ऑक्सीजन है? बिल्कुल है। 1 × D, तो ये है इक्वेशन थर्ड। बात समझ में आ रही है? अब देखो आप लोगों को करना क्या है अलजेब्रिक मेथड में, ये जितने भी वेरिएबल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लोगों ने लिए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सब क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लेते हैं ये वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स में से आपको क्या करना है? सपोज करना है किसी भी एक की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है? आपको सपोज करना है कोई एक क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? 1। फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूं? इफ a = 1, आप लोग b = 1 ले सकते हैं, c = 1 ले सकते हैं, d = 1 लेते, कोई भी एक वैल्यू आपको 1 लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो लेना चाहो, ठीक है? लेकिन ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे फटाफट से चारों की वैल्यू आ जाए, ठीक है? मैं क्या ले लेता हूँ? इफ a = 1, इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो c = क्या आ जाएगा? 4। तो देखो मेरे पास दो वैल्यू हो गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। क्लियर? a की वैल्यू मैंने इमेजिन की है, सपोज किया है, c की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट की और c की वैल्यू आ गई, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करता हूँ तो d = क्या आ जाएगा? 5। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इक्वेशन थर्ड, तो मुझे क्या चाहिए? b की वैल्यू। तो c और d की वैल्यू मेरे पास है, वो वैल्यू मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप लोग चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो। 2b = 2 × c की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 5। तो b = क्या आ जाएगा? 13/2। ये b की वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को इन वेरिएबल के प्लेस पर आप लोग पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? a के प्लेस पर 1 को ना लिखो तो भी चलेगा। b की वैल्यू कितनी है? 13/2 O2। c की वैल्यू अपने पास कितनी है? 4 CO2। d की वैल्यू कितनी है? 5H2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ऑक्सीजन के वेरिएबल की, ठीक है? तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में कभी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँ? इन सारी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से। तो यहाँ पर इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2 और यहाँ पर भी इंटू 2 होगा। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? वो हो जाएगी अपने पास 2C4H10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 13O2, 8CO2 और 10H2O। अपने पास ये फाइनल इक्वेशन होगी। यहाँ पर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मेथड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड। तो तीनों मेथड आप लोगों को मैंने क्लियर किए हैं। बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विजुअल मेथड, बैलेंसिंग का, सेकंड हिट एंड ट्रायल जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और थर्ड है अलजेब्रिक मेथड। अगर कोई टफ इक्वेशन होती है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।